नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं आज की बिग डिबेट की। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह से प्रशासन आजम और उनके करीबियों पर लगातार शिकंजा कस रहा है, उससे लग रहा है कि ईद के बाद उनके परिवार की बकरीद भी सीतापुर जेल में ही मनेगी। सवाल है कि क्या करप्शन से बना आजम का जौहर जब्त हो जाएगा? क्या आजम के पाप का गेम ओवर होने वाला है? क्योंकि आजम अपना साम्राज्य बढ़ाने में तीनों से गए, जर, जौहर और जमीन से, लेकिन विपक्ष को लग रहा है कि आजम पर कार्रवाई राजनीति के तहत हो रही है। वहीं बीजेपी तो बार बार कह रही है कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो कानून के दायरे में रहकर हो रही है। इसलिए बीजेपी को लग रहा है कि आजम का करप्शन का किला अब ढहने वाला है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों के ऊपर शासन और प्रशासन के से मिलकर के दमन चक्र चला रही है। ये सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। सरकार कानून के दायरे में दोषियों पे कार्रवाई करे। दोषी चाहे जो हो, कितने भी बड़े कद्दावर, कबीना मंत्री वर्तमान या पूर्व जो भी हो, लेकिन कार्रवाई की आड़ में ऐसा न लगे लोकमानस को कि कार्रवाई की बजाय कार्रवाई का सांप्रदायिकरण हो रहा है, कार्रवाई की राजनीतिकरण हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी कमाल की है। आजम साहब के ऊपर में कोई आपराधिक मुकदमे नहीं है, लेकिन आपने उनको जेल में बंद कर रखा है, जबकि वो जनप्रतिनिधि भी है। और मुकदमे क्या है उनके ऊपर में? बकरी चोरी का मुकदमा, किताब चोरी का मुकदमा, पेड़ पौधे चोरी का मुकदमा, गमले चोरी का मुकदमा, शैक्षिक संस्थान बनाने का मुकदमा, शैक्षिक संस्थान की अच्छी गेट बनाने का मुकदमा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की आत्मा ही मर गई है। उन जांचों में ये बात आई कि उन्होंने जमीनों पर अवैध कब्जा किया, उन्होंने शत्रु संपत्ति पर कब्जा किया और सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया। इसलिए उस पूरे प्रकरण की लगातार जांच हो रही है और जांच में सारे तथ्य आ रहे हैं। और उन तथ्यों के आधार पर एक बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो रही है कि जौहर विश्वविद्यालय सबसे बड़ा एक जमीन का घोटाला है। और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप आरएलडी के प्रवक्ता हैं। आकाश सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप शिकायतकर्ता हैं। आनंद वर्धन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आशीष चतुर्वेदी जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूँगा। सरकार ने आजम खां को भूमाफिया घोषित कर रखा है, उसके बावजूद अनुराग भदौरिया को लगता है कि आजम पर कोई आपराधिक मुकदमा है ही नहीं, उनको परेशान किया जा रहा है राजनीति के तहत। क्यों? देखिए, सबसे पहले तो आज 26 जुलाई है, कारगिल विजय दिवस है। तो मैं समाजवादी पार्टी की ओर से आपके सभी श्रोताओं को कारगिल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और याद करना चाहूँगा उन वीर सपूतों को जिन्होंने अपनी जान निछावर की इस लड़ाई को जीतने के लिए। दूसरा विषय आपने उठाया जो आजम साहब का भी, कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके के मुकदमे जो सामने आ रहे हैं, आप ही बताइए, जो आदमी दो बार मंत्री रहा हो, कई बार सांसद रहा, कई बार विधायक रहा, वो किसी के गमले चुराएगा? ये मुकदमे हैं। किसी की मुर्गी, किसी की भैंस, ये इस तरीके के मेरे ख्याल 70 जहाँ तक 70-75 मुकदमे इस तरीके के लगा दिए गए हैं। तो कोई भी इतने सम्मानजनक ओहदे पे आ करके किसी की मुर्गियां या कोई इस तरीके के मुकदमे जब सामने आते हैं तो अपने आप ही समझ में आता है कि आपकी मंशा क्या है, किस तरीके के मुकदमे आप जो हैं वो लाद रहे हैं। हाँ, अगर कहीं कोई गलती है तो निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति हो, आजम साहब हो, मैं हूँ, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन
केवल अपने राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए, फायदा उठाने के लिए अगर वो किया जा रहा है तो वो तो गलत होगा ना। आशीष जी, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, इतना तो आप भी जानते होंगे कि मुर्गी चोरी के आरोप में या बकरी चोरी के आरोप में या फिर किसी और गमला चोरी के आरोप में तो आजम खां जेल में है नहीं। उन सारे मुकदमों में तो उनको जमानत मिल गई थी ना। वो जेल में इसलिए हैं क्योंकि जौहर ट्रस्ट के नाम पर उन्होंने किसानों की जो ज़मीन हड़पी थी, जो उनके ऊपर आरोप लगा था, उस मामले में उनको जेल में जाना पड़ा। अब जो नई बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक बीते 10 साल से ट्रस्ट ने कोई जनहित का काम नहीं किया। जब ट्रस्ट का गठन किया गया था और उन ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया था या ट्रस्ट के नाम किया गया था तो कहा गया था कि ट्रस्ट जनहित के काम करेगा। इसके अलावा ज़मीन खरीद पर स्टाम्प शुल्क भी नहीं दिया गया। ट्रस्ट को लोकहित का काम करने का अधिकार था या उसका दायित्व था, वो नहीं किया गया। बीते 10 साल से डीएम को कोई रिपोर्ट भी नहीं दी गई कि जनहित का कोई काम किया गया, नहीं किया गया। उसके बावजूद आप लोगों को लग रहा है कि राजनीति के तहत ये सब कुछ कार्रवाई हो रही है। जितनी बातें अभी आपने एक ट्रस्ट को लेकर के बताई, क्या आपको अंदाज़ा होगा कि लखनऊ में या उत्तर प्रदेश में इस वक्त कितनी ट्रस्ट चल रही हैं? क्या वो सारी ट्रस्ट डीएम को जो है बाकायदा रिपोर्ट दे रही हैं? क्या उन्हीं की एक ट्रस्ट है जिसने डीएम को रिपोर्ट नहीं दी? क्या उन्हीं की एक ट्रस्ट है? और बिल्कुल मेरा वैलिड पॉइंट है, हो सकता है नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ ना कि मंशा उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई जिससे कि बच्चों को एजुकेशन वहाँ दी जा सके। वहाँ एक अच्छी जौहर यूनिवर्सिटी बनाई गई जिसका मकसद था लोगों को एजुकेशन देना वहाँ बच्चों को। अब अगर उस काम को भी अगर आप एक अच्छे वे में नहीं ले रहे हैं तो फिर किस काम को लेंगे? अभी अब भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं अभी नेट पे देख रहा था, जो 312 विधायक अभी भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, उसमें एफिडेविट में उनके 114 विधायकों ने अपने क्रिमिनल केसेस का ब्यौरा दिया है, जिसमें से 83 विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर हिनेनियस क्राइम्स के मुकदमे दर्ज हैं। तो कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। हम केवल आजम खान को टारगेट करके बस उन्हीं के ऊपर लेकिन आशीष जी, जैसे और ट्रस्ट की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, इसके आधार पर आजम खान के ट्रस्ट की तरफ से भी कोई रिपोर्ट ना दी जाए, इसको तो सही नहीं कहा जा सकता है। आप ये सवाल उठा सकते हैं कि बाकी जो सारे ट्रस्ट हैं क्या वो रिपोर्ट दे रहे हैं या नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये आप सवाल उठा सकते हैं। ठीक है, मैं आकाश सक्सेना के पास जाऊंगा, उनसे समझूंगा कि क्या जिस मंशा के तहत जौहर ट्रस्ट का गठन हुआ था वो मंशा पूरी हो रही थी या नहीं। लेकिन उससे पहले हरीश श्रीवास्तव जी, आप जवाब दे दीजिए, क्या सच में आप लोग टारगेट कर रहे हैं क्या आजम खां को? देखिए, ये बात पूरी तरह से बेबुनियाद है। समाजवादी पार्टी के और बहुत सारे तो मंत्री हैं, कोई आजम खां अकेले मंत्री थे कि उनको टारगेट किया जा रहा? और अमित जी, आप मुझे बताइए कि जो फोर्स्ड काम उन्होंने किया है, सख्त संपत्ति को उन्होंने उसको वक्फ संपत्ति में फोर्ज करके दर्ज कराया और वक्फ का उसका मुतवल्ली अपने किसी आदमी को बनवाया। फिर इस बहुत सारी, अगर आप कागजों की जांच पड़ताल में जाएंगे, आशीष चतुर्वेदी जी आर्मी के मेजर रहे हैं, कायदे से चले जाते, रामपुर बहुत दूर नहीं है, और उन कागज पड़ताल कर लेते, जांच कर लेते कि वक्फ कार्यालय जाके चले जाते और पूछ लेते कि कैसे कैसे हुआ, तो बहुत सारे तथ्य उनको पता लग जाते। और इस तरह की बात मेजर आशीष चतुर्वेदी नहीं कहते, और वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ट्रस्ट हैं जो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो उनको ये जानकारी नहीं होगी कि कौन रिपोर्ट कर रहा, कौन नहीं कर रहा। दूसरी बात, कोई भी गलती कर रहा, कोई भी अपराध कर रहा है तो वो कानून के दायरे में है। बाकी लोगों के लिए जिनको आप जांच कराना चाहते हैं, जिन पे आप कह रहे हैं रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, उनके लिए भी लिखिए, आप सरकार उनकी भी जांच कराएगी। लेकिन जो उन्होंने सत्य संपत्ति को वक्फ संपत्ति में बनाया, फर्जी एड्रेस दिया, 1943 की उसको वो दिखा रहे हैं, उसमें दीनदयाल उपाध्याय मार्ग लखनऊ का एड्रेस। तो ये बहुत सारे प्रकरण ऐसे हैं कि जो, और वक्त के ही क्लर्क ने बताया कि कौन आदमी उबैद नाम का कौन आदमी आता था और वो कुछ लिखा पढ़ी करता था, वो फोर्ज राइटिंग बना करके उर्दू में जिस तरह से वक्त लिखी जाती थी उस तरह से उसने फोर्ज किया। नगर पालिका में वो जमीन आती नहीं थी, नगर पालिका से नोटिस दिलवाई गई और नगर पालिका का किसी भी वो भवन, वो जमीन है, उसका
संपत्ति से नगर पालिका कोई मतलब नहीं था। उस समय केवल ये एक षड्यंत्र था कि नगर पालिका से उसको नोटिस दिलवा के फिर हाईकोर्ट से स्टे लिया जाए। ये बहुत सारी चीजें जो है, जब कोई फर्जिफिकेशन होता है तो उसकी वो कहीं न कहीं रिकॉर्ड में बना रहता है। जो इन्होंने आरटीआई किया था वक्त के लिए, उसी आरटीआई में, उसी एप्लीकेशन में उन्होंने उसके नंबर को काटा है। एक जगह पे वो नंबर 2200 कुछ 24 से 41 लिखा है और दूसरी जगह उनको याद आया होगा कि 24 से 41 होने से था, तो दूसरी जगह काट के उसी एप्लीकेशन में 78 किया है। बहुत सारे प्रमाण हैं इन फोर्स उसके, जिसको जमीन को उन्होंने जवाहर विश्वविद्यालय का वो बनाने का, वो जमीन कब्जाने का वो किया था। और वो जो किताब चोरी का, तो बहुत पुरानी लाइब्रेरी किताबें थी, उन पुस्तकों को लेकर के आप ये कहें किताब चोरी को सामान्य पुस्तकें थी, पूरी लाइब्रेरी आप चोरी कर ले, अपनी किताबें उठा ले आए। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं और एक मामले नहीं, उन्होंने अपने लड़के का बर्थ सर्टिफिकेट जमा किया, जिसके तहत उनका लड़का फौजरी में और उनकी पत्नी भी उस मामले में इन्वॉल्व। यही बात तो कह रहे हैं कि आप एक एक कर सारे मामले निकालते गए और इतने केस लाद दिए गए कि वो जेल के भीतर हैं। ईद से लेकर बकरीद तक सब कुछ जेल के भीतर ही बीत रही उनकी। आकाश सक्सेना जी, क्या जिस मंशा के तहत या जिस मंशा के साथ जौहर ट्रस्ट का गठन हुआ था, वो मंशा पूरी हो पा रही थी क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, जो वो बात बोल रहे हैं कि बहुत छोटे मामलों में बंद किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आजम खान द्वारा अपने बेटे के 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाए गए, जिसको हाई कोर्ट ने भी सही माना और उनके बेटे की विधायकी को छीना। उसके बाद अपने बेटे के 2 पासपोर्ट बनवाए गए, 2 पैन कार्ड बनवाए गए। उसके बाद रामपुर में लगभग 2 एकड़ का एक बहुत पुराना शराब खाना हुआ करता था, वो अपनी पत्नी के नाम करवाया। मैं जानना चाहता हूं, आखिर ऐसी जरूरत क्या पड़ती शराब खाने को अपनी पत्नी के नाम करवाने के लिए? आज सारे मामलों में इनकी जमानतें हाई कोर्ट पे लगी हुई हैं। रामपुर से ये 7 मामले में जो जमानतें थी वो कैंसिल हो चुकी हैं। आज आजम खान के ऊपर मेरे द्वारा लगभग 30 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं और एक एक मुकदमा मेरा पेपर एविडेंस पर है। कोई मुकदमा राजनीतिक रूप से अगर कोई कहता है तो मैं उस पर बहस करने को तैयार हूं। आजम खान के मामले में अगर कोई भी कोई बात करता है तो वो बहुत तैयारी से आकर बैठे, एक भी बात यहां पर उस तरीके से ना करे कि वो राजनीतिक रूप से किया गया है। अब बात करते हैं हम इस वाली जमीन की। आजम खान द्वारा जो जमीन यहां पर ली गई थी 79 हेक्टेयर, 195 एकड़ जमीन को परचेज किया गया था। उसमें से लगभग 64 हेक्टेयर, 158 एकड़ जो जमीन है, 158 एकड़, जो लगभग 1250 बीघा बैठती है, उस जमीन को इस शर्त के आधार पर लिया गया था। एक धारा 157 होती है, उसके अंतर्गत अगर कोई भी जमीन 12.5 एकड़ से कोई संस्था खरीदती है तो वो नियमों का पालन करता है। इनके द्वारा 2004 से लेकर आज तक किसी नियम का पालन नहीं किया गया। जैसे उस जमीन को जिस यूज में करना चाहिए था, कौन कौन से नियम थे जिनका पालन नहीं किया गया? इन्होंने किसी तरीके का सबसे पहला नियम यह था कि उसमें यह कहा गया था कि जो हमारी जौहर ट्रस्ट है वो चैरिटी का काम करेगी। उसकी सूचना आपको हर 3 महीने के बाद और डीएम को देनी पड़ेगी। 2004 से आज तक उसकी कोई सूचना नहीं दी गई। नंबर 2 चीज उस पर थी कि जौहर ट्रस्ट के द्वारा वहां जो जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक कार्य के लिए किया जाएगा, जबकि वहां पर दुनिया भर की चीजें इसके अलावा बना दी गई और जिसका सिर्फ और सिर्फ जो एम था वो पैसा कमाना और बाकी चीजों का इस्तेमाल करना था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिस पर मेरे द्वारा शिकायत की गई, शिकायतों को सही पाया गया और लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं। उसके बाद भी वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा है। अब जो नोटिस दिया गया है वो उनको सीतापुर जेल में वहां भेजा गया है, तो अब देखते हैं उनका क्या जवाब आता है। ठीक है, आपने जो बातें कही हैं उस पर हम आशीष जी से जवाब लेंगे, लेकिन एक बात और समझा दीजिए कि आजम खान के जिस करीबी उबैदुल हक को गिरफ्तार किया गया है फर्जी वक्फनामा लिखने के आरोप में और शत्रु संपत्ति के फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में, ये क्या मामला है? इसको भी थोड़ा सिंपल करके समझाइए। देखिए, जो ये शत्रु संपत्ति का ये मामला है, देश में सरकारी संपत्ति को हथियाने का ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके लिए। मतलब अगर आप इसको बारीकी से इसको जानना चाहेंगे तो मैं बताता हूं आपको। एक यहां पर एक इमामुद्दीन कुरैशी हुआ करते थे, तो पाकिस्तान चले जाने के बाद उनको क्षत्रिय संपत्ति के रूप में उनको 35 एकड़ जमीन दी गई, लगभग 250 बीघा जमीन।
आजम खान के, चूंकि जौहर विश्वविद्यालय के ये बिल्कुल सेंटर में जमीन पड़ती है, आजम खान ने सारे फर्जी दस्तावेज लगवाकर इमामुद्दीन जो नाम का व्यक्ति है वो एक अपनी वसीयत करता है, मतलब बात को बड़ा गौर से सुनने का विषय है, वो अपनी वसीयत करता है 1943 में, और अपनी वसीयत में वो यह लिखता है कि मेरे मरने के बाद ये जमीन किसी शैक्षणिक संस्था को दी जाए। मतलब 1943 में उसको ये सपना आया होगा कि यहां पर कभी जौहर विश्वविद्यालय बनेगा और ये जमीन मैं इनको दूंगा। उसके बाद जिस 1943 में जिस स्टैंप का वहां पर इस्तेमाल किया गया है वो भी फर्जी साबित होता है। वहां पर जो ऊपर जो स्टैंप है वो लिखा हुआ है 7 रुपए का और नीचे उस पर लिखा है 1 रुपया 50 पैसे, जो कि चीजें सारी जांच हुई, जिसमें जांच पे चीज गलत पाई गई। सबसे इंपॉर्टेंट विषय क्या है कि आज के कागजों में उन्होंने शिया बोर्ड में जो अपने कागज लगाते हैं उसमें वो ये जिक्र करते हैं कि इमामुद्दीन कुरैशी के समय में, मतलब 1943 में फोटोकॉपी के कागज लगाए गए, जबकि तब फोटोकॉपी मशीन का आविष्कार तक नहीं हुआ था। तो देखने का विषय और समझने का विषय यह है कि आजम खान सब चीज करते गए और वो सोचते थे कि यहां तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता, लेकिन आज स्थिति दूसरी है। आज जिस तरीके से योगी सरकार अपना कार्य कर रही है तो मुझे नहीं लगता कोई भी अब अपराधी बच सकेगा। ठीक है, मैं आनंद वर्धन जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आशीष जी अगर आप जवाब देना चाहें जल्दी से। हाँ देखिए, मैंने पहले भी कहा था, यदि मैंने ये नहीं कहा था कि बिल्कुल ही सब कुछ एक तरफा होगा, मैंने कहा था यदि कोई पाया जाता है अगर गलत तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने वही तो कभी नहीं कहा कि हम आंख बंद और अगर करके मगर जो कोई है, बात ही नहीं आशीष जी, अब तो सारी कार्रवाई कोर्ट के तहत हो रही है। तो भाई कोर्ट ने जेल में डाला है, बीजेपी ने थोड़ी ना डाला है। देखिए, जब कोर्ट में हो रही है ना, तो जब कोर्टला अगर एक मिनट या तो मेरे को बोल लेनी दीजिए या आप बोल लीजिए। नहीं, आप बोलेंगे तभी तो आपको मौका दिया है। मैं यही कह रहा हूँ कि जब अगर कोर्ट उनको किसी उसमें हाँ, तो जब उनको अगर किसी चीज में सजा किसी प्रूव हो जाती है तो निश्चित रूप से वो गिल्टी पाए जाएंगे। अगर आखिरी तक कोर्ट उनको मानती है, आखिरी सर्वोच्च न्यायालय भी मान लेता है कि वो गिल्टी हैं, तो गिल्टी माने जाएंगे। ठीक है, तो उसमें हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय भी जो है वो सरकार के साथ मिला हुआ है, या हम वो थोड़ी ना कहेंगे, हम ब्लाइंडली नहीं। आनंद सर, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो आजम खां का कद ऐसा हुआ करता था कि उनको ये कहा जाता था कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर हैं, या फिर ये कहा जाए कि वो भी मुख्यमंत्री के तौर पर ही देखे जाते थे। कभी सोचा था क्या कि जौहर और जमीन सबसे चले जाएंगे, ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा? हाँ, मैं इस पे जरा थोड़ा बता दूं, क्योंकि ये लोग बहुत स्पेसिफिक उसकी बात कर रहे हैं, फला पन्ना फला धारा। मैं उतनी स्पेसिफिक नहीं, मैं जनरल बात बता दूं। मैं कोई आजम खान की जो राजनीति है, हो सकता है मैं उससे एक राय का ना हो, लेकिन मैं बिल्कुल फिर से स्पष्ट रूप से है कि वो किसी भी तरह से अपराधी नहीं। ये जरूर है कि बल पर बोले हैं, बोलने में बहुत बेबाकी से बोलते हैं, और शायद कुछ लोगों को वो चीजें ठीक नहीं लगती होंगी, कुछ लोग उसको बदतमीजी के आसपास भी बोलते हैं कि जबान के शायद कड़वे हैं, और वो शायद अगर कोई पैसे का बेईमानी नहीं करता है तो लोग इस बारे में उसको अनदेखा भी कर देते। पहली दो बातें जो अभी उठाई गई हैं उसको बोलते हैं। पहली बात उठाई गई है उनके बर्थ सर्टिफिकेट का, क्योंकि वो मूल रूप से जब जेल गए थे तो जेल में उनको, उनकी पत्नी और बेटे को फोर्जरी के आरोप पे और जो बर्थ सर्टिफिकेट गलत बना था उसके आरोप पे भेजा गया था। मैं फिर से आपको एक बार याद दिला दूं कि इस देश का, क्योंकि आज वो कारगिल दिवस है और आज की तारीख में वो बात मुझे करनी नहीं चाहिए थी, शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए और माफी मांगते हुए, इस देश के जनरल वीके सिंह जो इस समय कैबिनेट में हैं, उनकी बर्थ सर्टिफिकेट के भी ये मामले आए थे और उसको सुप्रीम कोर्ट से राहत दी गई थी कि आप अगर इसमें से निकल जाइए और आपको इज्जत से रिटायर हो जाइए। उन्होंने भी अपनी डेट की 2 डेट्स की थी। तो ये ना याद रखना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से बर्थ सर्टिफिकेट का मामला इतना खराब नहीं है और ऐसा हीनियस क्राइम नहीं है। ठीक है, वो गलत किया, उनकी सजा उसको मिलनी चाहिए। अब्दुल्ला जी को ऑलरेडी उनकी एमएलएशिप चली गई, वो सब ठीक है, लेकिन उसकी वजह से उनके पूरे परिवार को जेल में शुरू में डाल देना, आप एक तरफ अगर इन 83 जो हीनियस क्राइम, जैसा इन्होंने कहा कि 114 क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले हैं, वरिष्ठ पत्रकार है सर, जेल में सरकार ने थोड़ी ना डाल दिया है सर, वो तो नियम कानून कायदे के तहत गए ना। आकाश जी कुछ कहना चाहते हैं जल्दी से? मैं बोलूं? मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मतलब आपने न्यायपालिका पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया, आपने न्यायपालिका पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि जेल में नहीं जाना चाहिए था। शायद आपको बर्थ सर्टिफिकेट वाला मामला पता नहीं, 1994 में
आजम खान अपनी पत्नी के साथ शपथ पत्र देते हैं कि अब्दुल्ला आजम खान रामपुर पैदा हुआ और उसमें जन्म तिथि उसकी दिखाई गई 23 वर्ष। अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए एक दूसरा जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं नगर निगम लखनऊ से, उसमें जन्म तिथि दिखाते हैं 26 वर्ष। ये कोई क्राइम नहीं है? मैं आकाश जी, मैं 1 मिनट, हाई कोर्ट ने इसको बहुत संगीन अपराध मानते हुए उनकी, मैं बोल लूं, ये मुझे पता है कि उसको आप जनवरी 2019 में उनके ऊपर एफआईआर हुई। नहीं, वो उतना मुझे ज्ञान है, जनवरी 19 में हुई। और ये गलत है। देखिए, मैं उनके अपराध को कहीं भी नहीं डिफेंड कर रहा हूं, मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूं, आपकी डेफिनेशन में और आपकी भाषा में हो सकता है ये बहुत ही संगीन अपराध है, लेकिन मेरे लिए चिन्मयानंद का रेप कोर्ट की नजर में भी अपराध है ना सर। यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि आकाश जी की नजर में कितना बड़ा अपराध है या फिर बीजेपी की नजर में कितना बड़ा अपराध है। कोर्ट की नजर में अपराध है तभी तो जेल में है। अनिल दुबे जी, मैं अनिल दुबे को लाता हूं डिबेट में। अनिल दुबे जी, जब सरकार की तरफ से अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो आप लोग सवाल खड़ा करते हैं, आप लोग कहते हैं कि जंगल राज आ गया, और जब कार्रवाई होती तो पूरे विपक्ष को ऐसा लगने लगता है कि सरकार दमन चक्र चला रही है। ऐसा क्यों? देखिए अमित जी, ऐसा है कि जब भी सरकार कोई कार्रवाई करे तो वो जो कार्रवाई करना चाहती, जो सरकार की मंशा है कि हम निष्पक्षता के साथ काम कर रहे हैं, निष्पक्षता के साथ कोई जांच कर रहे हैं, वो दिखना चाहिए। आप जो कर रहे हो, आप की कार्रवाई दिखनी चाहिए कि आप निष्पक्षता के साथ कर रहे हो। और जो मामले न्यायालय चले गए, जो आजम खान साहब के जो मामले न्यायालय चले गए, जो न्यायालय विचारण कर रहा, उस पर मैं समझता हूं कि उस समय कोई उस पर चर्चा करने की मैं जरूरत नहीं समझता कि आप उस पर न्यायालय विचारण करेगा। लेकिन मैं इतना जरूर है कि आप, चूंकि आजम खान उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लंबे समय तक सदस्य रहे हैं, बड़े पदों पर रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, सांसद हैं, उनका एक राजनीतिक कैरियर है, तो अगर आप उनके खिलाफ जिस तरह के, अगर छोटे छोटे जिन आरोपों को लगाया गया, कोई सांसद और कोई इतना बड़े पदों पर रहा हुआ व्यक्ति अगर वो करेगा, ये कैसे तय कर सकते हैं आप अनिल जी? ये कैसे तय कर सकते हैं कि अगर कोई सांसद है या कोई विधायक है, कोई बड़े पद पर है तो कोई गलत काम नहीं कर सकता? नहीं, ये मैंने कहा ना कि वो दिखना चाहिए, लेकिन आजम खान साहब का जो राजनीतिक, अरे कोर्ट को दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है ना अनिल जी। अब ये दिक्कत आपकी हो सकती है ना, कोर्ट को दिखा होगा तभी तो आजम खान जेल गए। नहीं, मुझे दिक्कत नहीं है। हाँ। मैंने कहा कि जिन चीजों का न्यायालय विचारण कर रहा है उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आजम खान साहब एक मुस्लिम लीडर भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये गलत कहीं न कहीं जो है उसको फिर तो आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आजम खान मुसलमान है इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है भाई, जिंदा रखना चाहती है अपने। नहीं, ये तो भाई वो सेकुलर धर्मनिरपेक्ष राजनीति कर रहे हैं। अब उनका एक चेहरा मुस्लिम नेता का भी है, वो जिस तरह से बोलते हैं तो वो इससे आनंद जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हरीश श्रीवास्तव से पहले आप जवाब दीजिए। अनिल दुबे कह रहे हैं कि आजम खान मुसलमान है इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। नहीं, वो ध्रुवीकरण का, मैं आनंद वर्धन जी का और अनिल दुबे जी का दोनों लोगों की बात का जवाब दे चुका हूँ। पहली बात तो ये कि आनंद वर्धन जी ने कहा कि वो भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, इसका आखिर प्रमाण आनंद वर्धन जी कोई कैसे दे सकते? ये आज आप देखिए बहुत सारे जो मामले आ रहे हैं उसमें आप नेहरू परिवार का देख लीजिए, आप ये नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के बहुत सारी बातें आ रही है। किस तरह राजीव फाउंडेशन को पैसा दिया गया, बहुत सारी बातें आ रही है। तो ये आप कहना कि वो इतने बार मिनिस्टर रहे, इतने बार एमएलए रहे, तो इसलिए उन्होंने जमीन में कोई फ्रॉड नहीं किया, इसी का तो उन्होंने दुरुपयोग किया कि वो जो उनकी हनक थी, जो उनकी सत्ता की हनक थी, उसी का तो उन्होंने दुरुपयोग करके और इस तरह से जमीनों में जो जौहर ट्रस्ट को लेकर के जो उन्होंने काम किया, वो केवल उसी बात को लेकर के तो किया कि वो हनक में अपने अधिकारी कुछ बोलता नहीं था, जैसा चाहते थे वैसा करा लेते थे। और दूसरी बात जो अनिल दुबे जी कह रहे हैं, अनिल दुबे जी एक सीनियर लीडर हैं और उनको कम से कम इस तरह से ये जो कानूनी विषय है इसमें धर्म और संप्रदाय को नहीं लाना चाहिए कि वो मुस्लिम लीडर है इसलिए सरकार कार्रवाई कर रही है। कानून वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सबके लिए एक है। न्यायालय नहीं, बिल्कुल देखिए वो देखने का नजरिया नहीं हो सकता अपना। अगर कानून
कानून अगर जांच पांच और सेक्ट और समुदाय में की दृष्टि से देखने लगेगा तो न्याय नहीं हो सकता। आप उन सब मामलों को कानूनी नजरिए से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अनिल जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन बातों को थोड़ा समझिए ना। अनिल जी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप है, आपको लग रहा है कि मुसलमान होने के नाते कार्रवाई हो रही है। किसानों की जमीन पर कब्जे का आरोप है, आपको लग रहा है कि मुसलमान होने के नाते कार्रवाई हो रही है। या फिर ट्रस्ट का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप लग रहा है और आपको लग रहा है कि मुसलमान होने के नाते कार्रवाई हो रही है। कम से कम ऐसा तर्क दीजिए जो कि एक्सेप्ट किया जा सके और लोगों को समझ में आए। शुक्ला जी, मैंने पहले कहा कि जो बातें न्यायालय चली गई, जिनका विचारण न्यायालय कर रहा है, उस पर हमको चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और न तो चर्चा करने की जरूरत इसलिए है ना क्योंकि हर दिन उसमें परत दर परत नए खुलासे हो रहे हैं। अनिल जी मैं आपको बता दूं, आजम खान के जिस करीबी को गिरफ्तार किया गया उबैदुल हक को, उसके ऊपर आरोप है कि फर्जी वक्फनामा उसने लिखा था। साथ ही साथ ये भी आरोप है कि शत्रु संपत्ति के फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे। तो ये कहा जा रहा है कि अब जितने भी उनके साथ उनके सिपह सालार थे जो कि गड़बड़ करने में उनका साथ दे रहे थे, अब उन सभी पर शिकंजा कसा जा रहा है। इस वजह से हम चर्चा कर रहे हैं। नहीं, आप शिकंजा कसो, आप कार्रवाई करो, आप, लेकिन वो जो कार्रवाई आप करना चाहते हो वो दिखनी चाहिए। आप जमीनों में अगर कोई कमी थी तो आप ये बताइए कि उनके ट्रस्ट को कितनी नोटिस दी गई। भाई वो विश्वविद्यालय उन्होंने बनाया था तो उस विश्वविद्यालय में कहीं कोई कमी थी तो उनको नोटिस, ठीक है, कितने नोटिस दिए गए तो आकाश जी बता देंगे, लेकिन उससे पहले आनंद जी आप कुछ कहना चाहते हैं? तमाम कमियों को पूरा करने की बात करती है। ठीक है अनिल जी, ये कमी आपको उनसे कमी कराने की भी बात करनी चाहिए। तब तो उन्हीं की सरकार थी, कौन उनको नोटिस देता? तब तो सरकार के मालिक थे तो उनको नोटिस। ठीक है हरीश जी, नोटिस दिया गया नहीं हो तो आकाश जी समझा देंगे और कितने नोटिस दिए गए वो भी बता देंगे वो। लेकिन उससे पहले आनंद वर्धन जी आप कुछ कहना चाहते हैं जल्दी से सर। देने का काम करते हैं आप नोटिस करने का काम करते हैं। तमाम चीजें ऐसी हुई हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, वो जो कार्रवाई हो रही है जो नियम के, ठीक है अनिल जी आगे आपकी बात आ गई। मैं सिर्फ इतना जोड़ना चाहता हूँ कि कहीं से भी उनको डिफेंड करने, कहना सिर्फ यह है कि अगर इसको संगीन अपराध माना जा रहा है, अगर डेट ऑफ बर्थ को संगीन अपराध माना जा रहा है, जो अपराध है, देखिए अपराध तो आप 2 रुपए की चोरी करें चाहे 2 लाख की चोरी करें बराबर है। अगर इसको संगीन अपराध माना जा रहा है तो हमारी कैबिनेट में जनरल वीके सिंह बैठे हुए हैं जिन्होंने भी अपनी 2 तरह की, उनकी 2 डेट ऑफ बर्थ थी और उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था, जहां सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय सब लोग, जितने लोग हैं सब लोग जानकार लोग हैं भाई, इसमें कोई, मैं तो जहां तक मैं उनको मैं कह रहा हूं कि इतना संगीन नहीं है, उससे ज्यादा संगीन अपराध है। रेप के केसेस हैं, चिन्मयानंद के, मैं नाम के साथ बोल रहा हूं, चिन्मयानंद जी के ऊपर रेप के केसेस है। इस सरकार ने कार्रवाई की, लेटर लिख के कहा है कि इसको वापस किया जाए। तो आपको लगता है कि रेप का केस हल्का है और ये गलत केस है? गलत दोनों माफिया की लिस्ट में इसलिए थोड़ी ना डाल दिया था कि डेट ऑफ बर्थ गलत लिखवाया था या फिर गलत सर्टिफिकेट बनवाया था। मैं समझा नहीं, क्या आप कह रहे हैं? नहीं तो और आकाश जी भैया के केस वापस क्या वाकई में इतना हल्का मामला है क्या जितना आनंद वर्धन जी को दिख रहा है? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि रघुराज प्रताप सिंह के आप केस वापस ले रहे हैं। ये अगर ये संगीन आरोप है जो ये रघुराज प्रताप सिंह पे इतने सारे मुकदमे, ये वापस क्यों लिए जा रहे हैं? अरे सर, संगीन अगर मामला नहीं होता तो जेल में नहीं होते ना आकाश जी। क्या जितना हल्का दिखाने का प्रयास किया जा रहा है उतना हल्का मामला है क्या? एसडीएम सुरक्षा मांग रहा है, किसान वहां पर रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी जमीनों पर कब्जा कर लिया, लोग कह रहे हैं कि उनके घर से उनको बेदखल कर दिया। आनंद जी को और अनिल जी को लग रहा है कि मामला बहुत हल्का है। योगी अपने खिलाफ जितने 1 दर्जन मुकदमे हैं वापस ले रहे हैं। आकाश जी, भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को बचा रही है और दूसरों पे फर्जी मुकदमे लगा रही है। और अभी तक ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी जो कुछ जिक्र कर रहे थे, तो मोदी केयर फंड का भी तो मुझे तो ये लग रहा है, क्यों नहीं कर रहे हैं ये? मोदी केयर फंड की फंडिंग का खुलासा क्यों नहीं किया जा रहा है? उसको क्यों छुपा रहे हैं ये? बताएं ना कि चाइना की कंपनियों से कितना पैसा आया है, बताएं। आप तो वो सब तो बता नहीं रहे। आजम खान अब आजम के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो आप चाइना चले जा रहे हैं सर, और कार्रवाई कोर्ट और नियम कानून के तहत हो रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बिग डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तेज रफ्तार खबरों के लिए चलते हैं दीपिका के पास। शुक्रिया।